तो जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की एम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है। यहाँ पर देखिए हम बात क्या करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए मॉडल पेपर सोल्यूशन सॉल्व कराए जा रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर 2022 का 347 GI, ठीक है, कौन सा GI को आज सॉल्व करने वाले हैं। सेट नंबर 2 है, सेट नंबर फर्स्ट हमने आपको यहाँ पर सोल्यूशन करवा रखा है। तो यहाँ पर आप डाल सकते हैं सेट नंबर फर्स्ट, वो भी किसका, रसायन विज्ञान का। सब्जेक्ट आपका क्या होगा, रसायन विज्ञान और कक्षा 12 होगा, ठीक है। तो यहां पर हम सेट नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि आपका नंबर क्या है, सेट नंबर 2 347 GI। और आपने अगर पहला सेट नहीं देखा है ना, तो पहला सेट देखकर जरूर आएंगे, क्योंकि उसमें से भी इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो इस तरीके से हम थोड़ा कॉम्बिनेशन बनाकर चल रहे हैं, ताकि आपको कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप पहले सेट फर्स्ट देखिए, उसके बाद सेट सेकंड को देखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चंस कौन कौन से हैं आपके लिए। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट डाल सकते हैं। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट आपका क्या है, रसायन विज्ञान। क्या है, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो ये चीज़ आपको नोट कर लेना है। सेट नंबर 2 347 GI, और यह 2022 का सेट है, ठीक है। 2022 के सेट में आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से मिलने वाले हैं। चलिए क्वेश्चंस को बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि घनीय क्रिस्टलों में, किसमें, घनीय क्रिस्टलों में अक्षीय दूरियां अथवा कोर की लंबाई होती है। तो जो घनीय क्रिस्टल होते हैं ना, उसमें जो अक्षीय दूरियां होती हैं अथवा कोर की लंबाई होती है, वह कितना होती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, A बराबर B बराबर C, A बराबर B नॉट इक्वल टू C, या A इज नॉट इक्वल टू B बराबर C, या A इज नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। तो यहाँ पर अगर हम मोटे तौर पर आंसर देखें तो मेरे बारे में आंसर क्या होगा, हो जाएगा A बराबर B बराबर C, ठीक है। आपके लिए आंसर हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। 450 ml बिलियन में, किसमें, 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। कितना, 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो बिलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में है। तो बिलियन की जो मोलरता है ना, वो मोल लीटर इनवर्स में क्या होगी। तो चलिए इसको निकालते हैं और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने का प्रयास करते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ेंगे ना, सबसे पहले चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई है। क्योंकि प्रश्नों को लिखना और आपको काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ों को समझाना, यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। तो आपको बस क्या करना है, चैनल को शेयर करना, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना और अपने पढ़ाई को एंजॉय करना है, ठीक है। और इसके अलावा हम आपसे कुछ नहीं कहते हैं। और हाँ, एक चीज़ और है, आपको लगातार बने रहना है जब तक आपका एग्ज़ाम है। 2024 बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले पिछले भी वीडियोस देखिएगा, क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीज़ों को कवर किया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए मोटे तौर पर यही था कि 450 ml बिलियन में 9 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो बिलियन की मोलरता मोल लीटर इनवर्स में क्या होगी। जो बिलियन की मोलरता है वह मोल लीटर इनवर्स में क्या होगी, 0.4, 0.5, 0.38 या 0.62। तो चलिए निकालते हैं हम यहाँ पर। बिलियन की मोलरता m बराबर क्या हो जाएगी, 9/40, क्या, 9/40 अपान 450 इंटू 10⁻³ तो ये आपके लिए हो जाएगी। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको, तो 9000 क्या हो जाएगा, 9000/40 इंटू 450 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 मिलियन मोल। क्या हो जाएगा, 0.5 मोल। ये आपके लिए आंसर हो जाएगा। आप लिख लेंगे इसको अच्छी तरीके से, ठीक है। शून्य कोट की अभिक्रिया में, किसमें, शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। तो शून्य कोट की जो अभिक्रिया है उसमें जो वेग स्थिरांक है उसकी इकाई क्या होती है। चलिए इसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो शून्य कोट की अभिक्रिया में वेग स्थिरांक की इकाई है, क्या है, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या सेकेंड इनवर्स। तो आंसर की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है।
एक के घ की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ते रहिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गाटरमान-कॉक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन बनाता है। तो गाटरमान-कॉक अभिक्रिया द्वारा बेंजीन क्या बनाता है? बेंजील क्लोराइड, बेंजील्डिहाइड, टॉलुइन या नन ऑफ दीस। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर अगर देखेंगे तो गाटरमान-कॉक अभिक्रिया द्वारा जो बेंजीन है क्या बनाता है मेरे प्यारे बच्चों? वह बनाता है बेंजील्डिहाइड। क्या बनाता है? बेंजील्डिहाइड बनाता है, ठीक है। कार्बिलमिन अभिक्रिया नहीं देती है। जो कार्बिलमिन अभिक्रिया है वो क्या नहीं देती है? CH3 CH2NH2 या अगर देखिए एक घ का आंसर क्या हो जाएगा? बेंजील्डिहाइड। तो आपको इसको लिख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। कार्बिलमिन अभिक्रिया नहीं देती है। तो कार्बिलमिन अभिक्रिया क्या नहीं देती है? CH3 CH2NH2 CH3NH2 CH3NH C6H5NH2। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? CH3NH आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा DNA में क्षारक नहीं होता है? ऐसे कौन से DNA हैं इसमें जिसमें क्षारक आपको नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल या एडिनिन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यूरेसिल आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूरेसिल आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस मेरे प्यारे बच्चों आपको लगातार मिलते रहेंगे और एकदम बेहतरीन तरीके से हम आपको इस तरीके से बताते रहेंगे। तो आप लोग एक से जो एक का क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1 का सारे क्वेश्चंस आप 6 तक लिख लीजिए और इसको अच्छी तरीके से रट लेना है, ठीक है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको SKM स्टडी पर सारे मटेरियल्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 के क की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन क्या है? यक्ष किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा पता चला कि तांबा जो है 3.60 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर कोष्टिका कोर के साथ, किसके साथ? कोष्टिका कोर के साथ, FCC एकक कोष्टिका कोर के साथ, FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। क्या होता है? FCC एकक कोष्टिका के रूप में क्या होता है? क्रिस्टलीकृत होता है। तो एक दूसरे प्रयोग में तांबे का घनत्व, एक दूसरा प्रयोग यहाँ पर देखेंगे, तांबे का जो घनत्व है 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब ज्ञात किया गया। तांबे का परमाणु द्रव्यमान परिकलित कीजिए। तांबे का जो परमाणु द्रव्यमान है उसको आपको परिकलित करना है, ठीक है। हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है? एक FCC कोर की लंबाई A बराबर कितना है? 3.608 × 10⁻⁸ सेंटीमीटर आपको दे रखा है लंबाई, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे तो कॉपर का घनत्व D बराबर कितना होता है? 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो एकक सेल का घनत्व D बराबर क्या हो जाएगा? Z × M/A³ × Na। Na क्या है? अवोगैड्रो संख्या है, ठीक है। एक यहाँ पर क्या दे रखा है? कोर की लंबाई है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम निकालते हैं। चूँकि FCC के लिए Z बराबर हो कितना है? 4 हो जाएगा, ठीक है। अब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यम का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा यहाँ से, तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा यम बराबर क्या हो जाएगा? D × A³ × Na/Z, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं। D का मान कितना दे रखा है? देखिए यहाँ पर 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, और यहाँ पर A का मान कितना दे रखा है? 3.608 10⁻⁸ सेंटीमीटर का क्यूब इंटू एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है? आप लोग लिख लीजिए। ये एवोगैड्रो संख्या Na ये कितना होता है? ये तो आपको सेम रहेगा, कहीं भी आप देखेंगे तो आपको सेम ही मिलेगा। तो कितना होता है? 6.022 × 10⁻23, ठीक है, ये आपके लिए होता है। और नीचे Z का मान जो FCC है, FCC के लिए Z का मान कितना होता है? 4, ठीक है।
ये आपको लिख लेना। अब यहाँ पर सारे मान को पुटअप करेंगे तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8.92 इंटू 3.608 इंटू 10⁻⁻8 का होल क्यूब इंटू 6.022 इंटू 10⁻23/4 यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 252.20/4 यहाँ पर पूरा इसको सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों तो यम बराबर कितना आ जाएगा 63.05 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन आ जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपके आ चुका है। सारे क्वेश्चंस अच्छी तरीके से ज़रूर लिख लीजिएगा, लिखने के साथ साथ पढ़ने का भी प्रयास करिएगा क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एग्जैक्टली आने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। किससे? क्वथनांक उन्नयन से आप क्या समझते हैं? जो क्वथनांक उन्नयन होता है उससे आप क्या समझते हैं? और क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्वथनांक उन्नयन की बात कर लेते हैं। क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है। किसमें? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअपघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब पहले से कुछ बढ़ जाता है। जो विलयन है ना, विलयन का वाष्प दाब पहले से कुछ बढ़ जाता है। विलयन के क्वथनांक में यह वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। जो विलयन है, विलयन में यह जो क्वथनांक वृद्धि होती है, विलयन में यह क्वथनांक वृद्धि क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है, सिंपल सी परिभाषा। चलिए आगे आपको बताते हैं क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध। किसमें? क्वथनांक उन्नयन और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध क्या होता है यहाँ पर देखेंगे। चूंकि तनु विलयन में क्या है? चूंकि तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। क्योंकि जो क्या होता है, जो तनु विलयन होता है, तनु विलयन में जो क्वथनांक का उन्नयन है डेल्टा टीबी विलयन में उपस्थित विलेय की मोलर सांद्रता के समानुपाती होती है। किसके? मोलर सांद्रता के समानुपाती होता है। अतः डेल्टा टीबी बराबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यम, या डेल्टा टीबी बराबर K3 इंटू यम बराबर समीकरण 1। ठीक है, यहाँ 1 kg विलायक में, किसमें? 1 kg विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या तथा केबी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 kg विलायक में विलीन विलेय के मोलों की संख्या तथा केबी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक। जो केबी है क्या है? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है या मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। केबी की इकाई केजी, किलो केजी यानी केजी मोल इनवर्स है। ठीक है, यदि M2 मोलर द्रव्यमान वाले विलेय में W1 ग्राम विलायक में उपस्थित हो तो विलयन की मोलरता यम निम्न पद द्वारा व्यक्त की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यम बराबर मोलरता W2/M2/W1/1000 यानी कि 1000 इंटू W2/M2 इंटू W1। ठीक है, ये आपको फार्मूला लिख लेना है। ठीक है, अब देखेंगे उपर्युक्त समीकरण में मोलरता का मान रखने पर तो मोलरता डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा? KB इंटू 1000 इंटू W2/M2 इंटू W1। ठीक है, अब यहाँ से M2 बराबर क्या हो जाएगा? 1000 इंटू W2 इंटू KB/डेल्टा TB इंटू W1। ठीक है, अतः यह क्वथनांक उन्नयन तथा विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध है। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है भी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको लगातार सॉल्व करते रहना है मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण ये भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभिक्रिया दी हुई है। ठीक है, अब इस सेल को निरूपित कीजिए। ठीक है, तो सेल को निरूपित कीजिए। देखिए ई सेल परिकलन, इसमें क्या कर रहा है? ई सेल परिकलन कीजिए। यदि ई
सेल बराबर 3.17 वोल्ट हो। यानी कि अभिक्रिया आपको क्या दे रखी है, Mg मैग्नीशियम सॉलिड है प्लस 2 Ag प्लस आपको आयनिक रूप में देखें, क्योंकि सेल है तो आयनिक रूप में ही ऊर्जा वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 0.0001 मोल बराबर Mg2 प्लस 0.130 m प्लस 2 Ag सॉलिड, क्या 2 Ag सॉलिड है। ठीक है, हमें ज्ञात है सेल अभिक्रिया, तो सेल की अभिक्रिया क्या है, Mg सॉलिड प्लस 2 Ag प्लस 0.0001 मोल बराबर Mg प्लस 2 0.130 m इन प्लस 2 Ag सॉलिड। ठीक है, ये हमें अभिक्रिया दे रखी है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ई सेल दे रखा है हमें 3.17 वोल्ट। ठीक है, ये आपको दे रखा है। अब देखेंगे ई सेल बराबर E0 सेल माइनस 0.0591 अपान n log 10 Q। ठीक है, आपको ये दे रखा, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, टोटल क्या है आपका, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ई सेल बराबर E0 सेल माइनस यहाँ पर 0.59 अपान 0.059 अपान 2 लॉग, यहाँ पर लॉग Mg2 प्लस अपान Ag प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, सारे मान को यहाँ पर पुटअप करेंगे। Mg प्लस 2 का मान यहाँ पर आपको मिलेगा, Ag प्लस का मान आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से 0.059 अपान 2 और देखेंगे इसका मान E0 सेल का मान 3.17 वोल्ट ऊपर देगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ से 0.059 अपान 2 लॉग 0.130 अपान 10 की पावर माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे आगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए मैं आपको ध्यान समझाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो एक अच्छी तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। 3.17 माइनस 0.059 अपान 2 लॉग 0.130 इंटू 10 की पावर 8, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.17 माइनस 0.059 अपान 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा log 7 प्लस log 1.30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3.17 माइनस 0.02955 7 प्लस 0.1139, यहाँ पे सॉल्व करें, इसका मान आपको इतना निकलेगा 0.1139 और यहाँ से log 7 का मान log 7, तो 3.17 माइनस 0.02955 इंटू 7.1139। ठीक है, तो टोटल को ऐड कर देंगे और यहाँ से 3.17 माइनस 0.21 बटे में क्या हो जाएगा 2.96 वोल्ट। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ई सेल आपका निकल गया, ई सेल आपको हमने निकाल रहे थे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। सारे क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। किसकी व्याख्या करना है, उत्प्रेरण के अधिशोषण सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है उसकी व्याख्या करना है यहाँ पर। ठीक है, तो उत्प्रेरण का जो अधिशोषण सिद्धांत है उसकी व्याख्या यहाँ पे करेंगे, क्या हो जाएगा, यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण, ये जो सिद्धांत है वह विषमांगी उत्प्रेरण ठोस उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। किसकी, ठोस उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। किसी अधिशोषण की सतह पर क्या हो, किसी अधिशोषण की सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण, जो अधिशोषित पदार्थ है उसका सांद्रण अधिक होना। ठीक है, उसका क्या होना, अधिक होना अधिशोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है, मान लीजिए कोई पदार्थ है हमारा, उसका जो अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, तो ये आपका जो परिभाषा है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, तो इसको आपको जरूर लिखना है, क्योंकि ऐसी जो प्रश्न है ना आपके एग्जाम में एग्जैक्टली पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक बार हम फिर से बता देते हैं उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत क्या होता है। तो यह सिद्धांत विषमांगी उत्प्रेरण, क्या होता है, विषमांगी उत्प्रेरण ठोस उत्प्रेरण की व्याख्या करता है। ठीक है, और किसी अधिशोषण की सतह पर, मान लीजिए कोई हमारा क्या अधिशोषण है, अधिशोषण की सतह पर अधिशोषित पदार्थ का सांद्रण
क्या होगा, जो अधिशोषित पदार्थ है उसका सांद्रण अधिक होना अधिशोषण कहलाता है। अधिक होना क्या कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। जिस पदार्थ की सतह पर अधिशोषण होता है, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, पदार्थ है, जिस पदार्थ की सतह पर क्या होता है, अधिशोषण होता है, उसे अधिशोषक कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है, मान लीजिए कोई हमारा क्या है, पदार्थ है, जिस पदार्थ का अधिशोषण होता है उसे अधिशोषक पदार्थ कहते हैं। जिस पदार्थ का क्या होता है, अधिशोषण होता है, उसे अधिशोषक पदार्थ कहते हैं। चूंकि गैसों की कोई सतह नहीं होती है, जो गैस होती है ना, उनकी कोई सतह नहीं होती है, अतः ये अधिशोषक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकती हैं। किसका, अधिशोषक पदार्थ का कार्य नहीं कर सकती हैं। गैसें अधिशोषित होती हैं, जो गैसें होती हैं क्या होती हैं, अधिशोषित होती हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो अभिकारक है, ठीक है, जो अभिकारक है, अभिकारक के अणु ठोस उत्प्रेरक के पृष्ठ पर, ठीक है, भौतिक या रासायनिक अधिशोषण द्वारा अधिशोषित हो जाती हैं। इससे अभिक्रियाशील अणुओं की सांद्रता की वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है, अभिक्रियाशील अणुओं की सांद्रता की वृद्धि हो जाती है एवं अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इस प्रकार उत्प्रेरक की सतह दोबारा अधिक अभिक्रियक अणुओं को अधिशोषित करने के लिए उपलब्ध हो जाती है तथा नवीन उत्पाद उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके लिए टोटल क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 3 के क की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। नॉन स्टैकियोमेट्री दोषों को चित्रों की सहायता से समझाइए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ देखिए एक जालक बनेगा प्लस और माइनस का, तो यहाँ से क्या होता है कि एक 20 से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक खाली स्थान दिखेगा। इसी को हम क्या कहेंगे, स्टैकियोमेट्री दोष कहते हैं। तो चलिए इसको फुल डिटेल में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ऐसे दोष जिनके क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टैकियोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ऐसे दोष जिनके क्रिस्टल संरचनाओं में दोष के कारण अवयवी तत्व नॉन स्टैकियोमेट्री अनुपात में पाए जाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला धातु आधिक्य दोष एवं धातु न्यूनता दोष। ठीक है, या आधिक्य दोष होगा या न्यूनता दोष होगा, दोनों में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, जब NaCl के क्रिस्टल को जब NaCl के क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, जब NaCl के विलयन को क्रिस्टल को सोडियम वाष्प के वातावरण में गर्म किया जाता है, तो सोडियम परमाणु क्रिस्टल की सतह पर, जो सोडियम परमाणु ना, परमाणु की क्रिस्टल की सतह पर जम जाते हैं। जो सोडियम परमाणु होते हैं वो क्या होता है, क्रिस्टल की सतह पर क्या हो जाते हैं, जम जाते हैं। Cl- आयन क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं। जो Cl- आयन है वह क्रिस्टल की सतह से विसरित हो जाते हैं और सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़कर NaCl देते हैं। सोडियम परमाणुओं के साथ जुड़कर क्या देते हैं, NaCl देते हैं। Na+ आयन बनाने के लिए Na परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन जुड़कर NaCl देते हैं और Na+ आयन बनाने के लिए सोडियम परमाणु, जो सोडियम परमाणु हैं यहाँ पर क्या होते हैं, से एक इलेक्ट्रॉन के निकल जाने से होता है। ठीक है, निर्मुक्त इलेक्ट्रॉन विस्तृत होकर क्रिस्टल के ऋण आयनिक स्थान को अध्यासित करते हैं। क्या करते हैं, अध्यासित करते हैं। परिणाम स्वरूप अब क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य होता है। क्या होता है, सोडियम का क्या होता है, आधिक्य होता है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों द्वारा भरी ऋण आयनिक रिक्तिकाओं को F केंद्र कहते हैं। ठीक है, और रंग केंद्र के लिए जर्मन शब्द फार बेन जनरेटर से, ठीक है, ये NaCl के क्रिस्टलों को पीला रंग प्रदान करते हैं। ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण की विधि लिखिए। देखिए सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, और अगर आपको एग्जाम में टॉप करना है ना, तो सारे मॉडल पेपर को, जितने मॉडल पेपर हम आपको करवा रहे हैं ना, सारे मॉडल पेपर को ज़रूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण की विधि को लिखिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, किसका निर्माण, अमोनिया का
निर्माण। ठीक है, इस विधि में शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लगभग 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। इस विधि में क्या होता है, शुद्ध नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के लगभग 1:3 के अनुपात के मिश्रण को गर्म करने पर अमोनिया गैस बनती है। क्या बनती है, अमोनिया गैस बनती है। N2 + 3H2 जब ये क्रिया करेगा तो 2NH3 अमोनिया हो जा बनेगा यहाँ पे, और 23,400 कैलोरी यहाँ पर ऊष्मा भी आपको निकाल कर देगा। और ध्यान दीजिएगा, इस अभिक्रिया में आयतन में कमी, इस अभिक्रिया में आयतन में कमी होती है। क्या होती है, आयतन में कमी होती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्या होती है, आयतन में कमी होती है, क्योंकि यह एक ऊष्माक्षेपी तथा उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। अतः लासातेलिये के नियम के अनुसार कम ताप तथा अधिक दाब पर अधिक अमोनिया उत्पन्न होती है। क्या होती है, अधिक अमोनिया उत्पन्न होती है। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक की उपस्थिति में अनुकूलतम ताप लगभग 400 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड है तथा उच्च दाब लगभग 180 से 200 वायुमंडल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, उप संयोजन संख्या के उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो उप संयोजन संख्या क्या होती है, एक संकुल में धातु आयन की उप संयोजन संख्या Cn उससे आबंधित लिगेंडों के उन दाता परमाणुओं की संख्या के बराबर होती है जो सीधे धातु आयन से जुड़े हों। क्या हों, सीधे धातु आयन से जुड़े हों। उदाहरण तौर पर देखेंगे, संकुल आयनों PtCl6 की पावर -2 तथा NiNH3 की होल पावर 4 2+ में Pt तथा Ni की उप संख्या क्रमशः 6 और 4 है। इसी प्रकार संकुल आयनों FeC2O4 होल 3 की पावर -3 SeO En3 होल की पावर +3 में Fe और CO दोनों की समन्वय संख्या क्या है, 6 है। क्या है, 6 है। ठीक है, क्योंकि C2O4 की पावर 2- था En एथेन 1,2-डाइएमीन द्विदंतुर लिगेंड है। क्या है, द्विदंतुर लिगेंड है। ठीक है, 3 के घ की बात करेंगे, प्रोटीनों के विकृतीकरण की व्याख्या कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार यहाँ पर पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर कर लीजिएगा। यहाँ पर हमने नहीं करवाया क्योंकि पिछले मॉडल पेपर में हमने आपको करवा रखा है। अगला देखेंगे, 4 के क की बात करेंगे, विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक, CuSO4 विलयन को 1 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। ठीक है, तो Cu + 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर क्या बनेगा, ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, Cu बनेगा। तो W बराबर क्या होता है, EIT/96,500। तो रासायनिक द्रव्यमान E बराबर m/2 यानी 63/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, W बराबर E का मान कितना है, 63/2 इंटू यहाँ पर I कितना है, 1 एम्पीयर है, और T हमारा समय क्या है, 900 सेकेंड, और नीचे 96,500 होता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या निकल कर आएगा, E बराबर 0.294 ग्राम। ठीक है, आपका आ जाएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन हमने पिछले साल बहुत ज़्यादा करवा रखा है, पिछले साल की वीडियोस आप देखेंगे, और इस साल तो हम करवा ही रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक साल आपसे पूछे ही जाते हैं। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखिए। पहला टिंडल प्रभाव, दूसरा ब्राउनी गति। टिंडल प्रभाव क्या होता है, देखिए कोलाइडी कणों द्वारा, कोई हमारा क्या है, कोलाइडी कण है। मान लीजिए एक बर्तन है, यहाँ बर्तन है। ठीक है, इस बर्तन में क्या है, कोलाइडी कण भरे हुए हैं। ठीक है, जो कि इधर उधर गति कर रहे हैं। ठीक है, जब इसमें हम कोई प्रकाश डालते हैं ना, तो ये प्रकाश के मार्ग में जो कण है इधर उधर घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्ध्य से कम होता है। अतः अब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं। जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी तब ये ऊर्जा अवशोषित कर स्वयं दीप्त हो जाते हैं। जब इन पर प्रकाश की किरणें पड़ेंगी ना, तो ये ऊर्जा को अवशोषित करेंगे और चमकाने लगेंगे, छोटे छोटे बहुत ज़्यादा चमकाने लगेंगे और स्वयं दीप्त हो जाती है। इस प्रकार नीले रंग का शंकु दिखता है। इसमें क्या होगा, एक नीले प्रकार का शंकु दिखेगा और जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, और यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपकी ब्राउनी गति होगी। ब्राउनी गति क्या होगी, ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलयन का अति सूक्ष्मदर्शी द्वारा अवलोकन करने पर ज्ञात होता है कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होते हैं
टेढ़े मेढ़े, देखिए जो कण है ना, एक इधर टेढ़े मेढ़े गति में करते यानी जिगजैग तरीके से गति करते रहते हैं, सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों का इस प्रकार गति करना ब्राउनी गति कहलाता है। ठीक है, बियर के अनुसार, बियर एक वैज्ञानिक है, उनके अनुसार यह गति कोलाइडी कणों के परिक्षेपण माध्यम से टकराने के कारण होती है। यह गति कणों का आकार बढ़ने पर घटती है। ठीक है, ये आपको लिख लेना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस को जरूर कर लेना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। किसको लिखना है? गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एवं रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। तो गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या है? देखिए, इस विधि द्वारा केवल प्राथमिक अमीन बनती है। इस विधि द्वारा क्या बनता है? केवल प्राथमिक अमीन बनती है। थैलेमाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KH से कराने पर, जो थैलेमाइड है ना, इसकी क्रिया किसके कराने पर? एल्कोहलिक KH से कराने पर पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है। क्या बनाता है? पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है। इस लवण की पहले एल्किल हैलाइड और फिर NaOH से अभिक्रिया कराने पर प्राथमिक अमीन प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? प्राथमिक अमीन प्राप्त होती है। एनिलीन व अन्य एरोमेटिक प्राथमिक अमीन, जो एनिलीन होता है और अन्य एरोमेटिक प्राथमिक अमीन इस विधि द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। इस विधि द्वारा क्या नहीं बनाई जा सकती है? क्योंकि एरिल हैलाइड थैलेमाइड से प्राप्त ऋण आयन के साथ नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल आपकी अभिक्रिया है, इसको आपको लिख लेना है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ग्लूकोज की निम्नलिखित से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। उसकी किससे अभिक्रिया यहाँ पर ग्लूकोज से करेंगे? ब्रोमीन जल से या सांद्र HNO3 से। तो पहले हम ब्रोमीन जल से अभिक्रिया करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे CHOCHOH का होल फोर CH2OH। ये हमारा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ से हमारा Br2 और जल से अब अभिक्रिया करेगा। ठीक है, तो यहाँ से जब अभिक्रिया करेगा तो मेरे प्यारे बच्चों, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर CH2 होगा। क्या होगा? CH2 होगा। ठीक है, जब यहाँ पर CH2OH और CH2O CHOH का होल फोर और यहाँ पर CH2OH, ठीक है, ये Br2 जल से अभिक्रिया करेगा तो बनाएगा क्या? ग्लूकोनिक अम्ल बनाएगा। COOH और CHOH का होल फोर CH2OH क्या बनाएगा? ग्लूकोनिक अम्ल आपका बनाएगा। जब ये सांद्र HNO3 से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ से क्या बनाएगा? यहाँ पर ग्लूसेरिक एसिड। क्या बनाएगा? ग्लूसेरिक एसिड। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड COH, सारी चीज़ें यही रहेंगी और यहाँ पर COOH बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 के क की बात करते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है। हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए। किसकी? हिमांक अवनमन की व्याख्या कीजिए। अवनमन विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो हिमांक अवनमन क्या होता है? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअवघट्य पदार्थ मिलाया जाता है। किसमें? जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनअवघट्य पदार्थ मिलाया जाता है तो उस विलायक का हिमांक की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। उस विलायक का जो हिमांक है, हिमांक की अपेक्षा कुछ कम हो जाता है। ठीक है, अतः विलायक के हिमांक में हुई इस कमी को हिमांक का अवनमन कहते हैं। यहाँ पे मानते हैं, माना यदि TF शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है और जब उसमें अवाष्पशील विलेय घुला होता है तब उसका हिमांक बिंदु TF है। अतः हिमांक में कमी TF माइनस TF के बराबर होगी और डेल्टा TF बराबर TF माइनस TF के बराबर होगी। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल्टा T0 TF माइनस TF, इसे हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, हिमांक अवनमन तथा विलेय के द्रव्यमान में संबंध m2 बराबर KR इंटू W2 इंटू 1000 बटे डेल्टा TF इंटू WI, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 ख की बात करेंगे। क्या होगा? 5 ख देखिए क्या हो जाएगा। प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई का तथा व्यंजक लिखिए। ठीक है, तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए इकाई तथा व्यंजक लिखिए। तो प्रथम कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई सेकेंड इनवर्स है। यहाँ पर मोल 1 माइनस n माइनस 1 सेकेंड की पावर -1 से प्रथम कोट की अभिक्रिया के लिए n बराबर 1, तो m मोल 1 माइनस 1 सेकेंड 1 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकेंड की पावर -1। ठीक है,
तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक क्या हो जाएगा, मान लेते हैं ए हमारा कोई उत्पाद बनाता है तो t बराबर 0 ए बराबर ए, तो t बराबर 0 पर ए बनाएगा तो t बराबर t सेकंड में कितना बनाएगा a माइनस एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन dx अपान ए एक्स यानी के डी टी, तो a माइनस एक्स बराबर z, तो माइनस डी एक्स बराबर डी जेड, ये आपको हमने इंटीग्रेशन कर दिया। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डी जेड अपान डेट यानी के टी प्लस सी। ठीक है, आपके लिए हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टोटल इसको सॉल्व करते हैं ना मेरे बारे में, जो सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, टोटल 2.303 अपान टी लॉग 10 ए अपान ए माइनस एक्स। यह क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक है। ठीक है, चलिए 5 ग की बात करेंगे। प्रश्न नंबर 5 के ग और घ की बात करेंगे। अंतर संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं 3 अभिलाक्षणिक गुणों को लिखिए। तो अंतर संक्रमण तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए, इसमें आपको थोड़ा सा अपने से करना होगा। इसमें क्या है, आधुनिक आवर्त सारणी में उपस्थित एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतर संक्रमण तत्व या आंतरिक संक्रमण तत्व कहते हैं। ठीक है, तो एफ ब्लॉक के जो तत्व हैं उन्हें आंतरिक अंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। आपको लिख लेना है और पढ़ लेना है कॉपी से देखकर या बुक से देखकर। और अगला क्या है, उप संयोजन यौगिकों के संदर्भ में क्रिस्टल सदृश सिद्धांत को समझाइए। ये क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर में करवा चुके हैं, तो इसको भी अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे। 6 में देखिए क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। क्लोरीन बनाने की डीकन विधि तथा रासायनिक समीकरण लिखिए। जो क्लोरीन बनाने की डीकन विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा क्लोरीन के NaOCl तथा CaOCl का होल ट्वाइस बनाने का रासायनिक समीकरण भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखेंगे डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप ढूंढेंगे कहीं पर भी आपको मिल जाएगा अच्छी तरीके से, बुक में भी बहुत ज़्यादा मिल जाता है, आपको अच्छी तरीके से वहाँ पर भी देख लेना है। डीकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रस क्लोराइड Cu2Cl2 को लिया जाता है। सर्वप्रथम उत्प्रेरक कक्षा में भनावा पत्थर जो एक तरीके से बहुत ज़्यादा पक जाता है, उसमें झाई पड़ जाती है ना, क्यूप्रस क्लोराइड के विलयन में भिगोकर रख देते हैं तथा ताप 450 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। तत्पश्चात HCl तथा वायु का मिश्रण 4:1 अनुपात में लेकर उत्प्रेरक कक्ष में प्रवाहित करते हैं। तो निम्न अभिक्रिया के फलस्वरूप क्लोरीन का निर्माण होता है। कौन सी अभिक्रिया, 4HCl + O2 Cu2Cl2 उत्प्रेरक है 450 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पे 2Cl2 + 2H2O यहाँ 50, परंतु इसमें HCl N2O2 तथा जलवाष्प मिले होते हैं। इस मिश्रण को स्क्रबर में प्रवाहित करके HCl को अवशोषित करते हैं। ठीक है, तत्पश्चात दूसरे कक्ष में H2SO4 के प्रयोग द्वारा जल वाष्प को पृथक कर दिया जाता है। इस प्रकार हमें N2O2 मिश्रित क्लोरीन प्राप्त होती है। उत्प्रेरक की क्रिया का समीकरण क्या हो जाएगा, 2Cu2Cl2 + O2, यहाँ पर क्या बनेगा 2Cu2OCl2, क्या होगा 2HCl + Cu2Cl2, 2CuCl2 + 2H2O और 2CuCl2, यहाँ पर Cu2Cl2 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए और बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। ठीक है, क्लोरीन को गर्म एवं सांद्र NaOH से अभिक्रिया कराने पर देखिए, जो क्लोरीन है, क्लोरीन को किससे, सांद्र NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl, यहाँ पे क्या बनेगा Cl2, क्या Cl2 बनेगा। ठीक है, क्लोरीन भी बनेगा। NaClO3 + 5NaCl + 3H2O बनेगा, जिसे आप सोडियम क्लोरेट कहते हैं। क्लोरीन की ठंडे व तंग NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे, NaOH + Cl2 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl + NaOCl + H2O बनेगा। यहाँ पे सोडियम हाइपोक्लोराइड आपका बन जाएगा। ठीक है, चलिए 6 के ख की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी है। फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। किसको, फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। फिनाल से निम्नलिखित बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला पिक्रिक अम्ल और दूसरा बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो फिनाल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, फिनाल की धातुओं उदाहरण तौर पर देखेंगे सोडियम थाइलोमिनियम तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया इसकी अम्लीय प्रकृति को दर्शाती है। जब हम फिनाल को क्रिया किससे कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो इसकी क्या करती है, अम्लीय प्रकृति दर्शाती है। फिनाल हाइड्रॉक्सिल समूह बेंजीन वलय के sp2 संकरित कार्बन से सीधा संयुक्त रहता है, जो कि इलेक्ट्रॉन अप
अपनयन समूह के रूप में कार्य करता है। इसके कारण फिनाल अणु में आवेश वितरण के OH समूह की ऑक्सीजन धनावेशित होती है, जैसा कि यहाँ पर अनुनादी संरचना द्वारा चित्रित किया गया है। तो ये आपकी अनुनादी संरचनाएं हैं, इसको आपको ज़रूर लिख लेना है, ठीक है, रट लेना है। फिनाल से क्विनोन की बात करेंगे तो यहाँ पर ये आपको देखिए फिनाल है, यहाँ पे N2Cr2O7 और H2SO4 की पैसे क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, बेंजोक्विनोन बनेगा। डबल बांड O, यहाँ पर 2 सिंगल बांड आपको दिख जाएंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 के क की बात करेंगे। यहाँ पर प्रथमा नंबर में निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। आपको टिप्पणी लिखना है, इसमें पहली वुड्स अभिक्रिया, दूसरी वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, तीसरी फिटिंग अभिक्रिया, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। तो ये तीनों अभिक्रियाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आती है। इसको हमने पिछले भी मॉडल पेपर में करवा रखा है और पिछले साल बहुत बार हमने करवा रखा है, ठीक है। चलिए आप प्रश्न नंबर 7 के ख की बात करेंगे, ठीक है। इसमें ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कैसे प्राप्त करेंगे, आपको विद्या में देखेंगे तो वहाँ मिल जाए, बुक में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। बेंजाइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल, फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजिल क्या हो जाएगा, बेंजोइक अम्ल, ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। तो ये पूरा मॉडल पेपर आपका था मेरे प्यारे बच्चों 347 GI 2022 का रसायन विज्ञान है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।